नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पर कवर करते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन होती है, उनको हम इस सीरीज में कवर करते हुए चलते हैं। आज हमारी ये इस सीरीज की 162वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस सीरीज का एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो 4 मास्टर वीडियोस इस सीरीज की बनी है। हर मास्टर वीडियो में आपको 500 प्रश्न पूरे अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखने को मिलेंगे। यानी 4 वीडियोस के माध्यम से आप एक साथ 2000 से ज्यादा प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज की क्लास में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ में करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो देखिए, कथक नृत्य की बात करें तो यह आपके मुख्य तौर पर उत्तर भारत से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछ लेता है। कथकली आपका दक्षिण भारत का, विशेषकर केरल का डांस है, लेकिन जो कथक है वो हमारा उत्तर भारत का है। ठीक है। केरल का एक डांस फॉर्म और है जो पेपर में पूछा जाता है, मोहिनी अट्टम। कहां का है? ये भी केरल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिख जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो देखिए, सिखों के जो जत्थे होते थे और जो उनके मिसल होते थे, इनकी संयुक्त जो सेना होती थी उसी को दल खालसा कहा जाता था। सिख साम्राज्य के बारे में, सिख धर्म के बारे में, सिख गुरुओं के बारे में हमने एक डिटेल क्लास में बात करी है, जिसमें हमने पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक साथ देखा था। उसमें हमने बात करी थी, जब सिख साम्राज्य की स्थापना होती है तो सिखों ने, जो उनके प्रमुख नेता थे, अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। उन्हीं को जत्था कहा गया। बाद में बड़े बड़े दल बनने लगे, उन्हीं को मिसल कहा जाने लगा। और इन्हीं मिसल और जत्थों की जब संयुक्त सेना बनती थी उसे दल खालसा कहा गया। जो सिख साम्राज्य के प्रमुख राजा थे, राजा रणजीत सिंह, वो किस मिसल से संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो एक मिसल का नाम है सुकर चकिया मिसल। इस मिसल यानी इस दल के जो प्रमुख नेता थे वो थे राजा रणजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? इसे सिख करना यहां पर। ठीक है, देखिए, सिखों के द्वारा एक टैक्स लिया जाता था जिसे राखी टैक्स या राखी कर कहा जाता था। यह राखी कर सिखों से संरक्षण के लिए होता था। सिखों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए आपको देना होता था। यह कर उत्तराखंड में भी चला था। उत्तराखंड में पवार वंश के जो राजा थे, जिनका नाम था जयकृष शाह, प्रद्युमन शाह के बड़े भाई थे, इनके द्वारा सिखों को राखी नामक कर देना स्वीकार किया गया था। तो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन ये बना है कि यह राखी नामक जो कर होता था ये कितना प्रतिशत होता था? तो ये उपज का 20% होता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? देखिए, पल्लवों के काल में, विशेषकर चोल काल में हमें नगरम का उल्लेख देखने को मिलता है। चोल काल में जो व्यापारिक क्षेत्र होते थे, व्यापारिक नगर होते थे, उनके लिए कहा जाता था नगरम। इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में इसका आंसर व्यापारिक संगठन को बताया गया है, लेकिन चोल काल में जो व्यापारिक नगर होते थे उनको कहा जाता है नगरम। इसको आपने ध्यान रखना है, दोनों बातों को नोट कर लीजिए। पल्लवों का पूछा है, व्यापारिक संगठन इसका एनसीईआरटी में सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष में जीता था? अकबर के काल की जो इंपॉर्टेंट उसकी विजय है वो पूछी जाती रहती हैं। अकबर के द्वारा बंगाल को जीता गया था 1586 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बंगाल में स्वतंत्र ही शासक जो होते थे, ज्यादातर वो शासन करते रहते थे। जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो बंगाल में भी सुल्तान होते थे, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होता था। अकबर ने 1586 में बंगाल को जीत लिया, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर स्वतंत्र हो जाता है, जैसा आप जानते हैं। ठीक है, फिर वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वहीं से पूरे भारत को कैप्चर करती है। तो अकबर ने कब जीता था इसको? अकबर ने 1586 में जीता था। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने अपार आईडी कार्ड लॉन्च किया है? देखिए, अपार आईडी कार्ड की अगर हम बात करते हैं, पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म है इसकी ऑटोमेटिक परमानेंट
एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, यह आईडी कार्ड शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह आईडी कार्ड इस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है कि एक राष्ट्र और एक छात्र का आईडी कार्ड, इसका मेन उद्देश्य क्या है, एक देश और एक छात्र आईडी कार्ड, उसी के लिए अपार आईडी कार्ड को लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। फुल फॉर्म हमने इसकी देख ली है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो था और इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 18 जनवरी 2024 को किया गया हैदराबाद तेलंगाना में इसका आयोजन। ठीक है, विंग्स इंडिया 2024। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी नहवा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया, जिसे शॉर्ट में केवल अटल सेतु भी कहते हैं। यह सेतु की लंबाई कितनी है? यह सेतु आपके महाराष्ट्र में है, मुंबई में पड़ता है और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। अभी हाल ही में ये चर्चा में भी रहा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट सेतु है, तो आपको पता होना चाहिए। जनवरी 2024 में इसका उद्घाटन हुआ था, तो करंट अफेयर जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, यहीं तक का ज्यादातर आपको पूछा जाएगा। अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो एक इंपॉर्टेंट घटना है, इससे ध्यान करेंगे। इसको लेकर के कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को अगर हम देखें, यह भारत का सबसे लंबा पुल है और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी यही है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 16 किलोमीटर ये समुद्र पर बना है और लगभग आपका 5 किलोमीटर के करीब ये जमीन पर बना है। इसकी लागत लगभग 17,500 करोड़ के करीब है। 2016 में इसका शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री ने और अब इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव आप जानते हैं हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं 12 जनवरी को? क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है और उनकी जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी दिन राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भी किया गया। 12 से 16 जनवरी के बीच में यह आयोजन चला और ये इसका 27वां संस्करण था, जिसे नासिक में मनाया गया, महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया? यानी इंडिया का पहला मिलिट्री स्कूल जो सिर्फ लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए है, इसका उद्घाटन मथुरा में किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यह भी जनवरी 2024 में हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? ऐसा ही एक क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया था। देखिए, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने के लिए, वहां की जलवायु को कंट्रोल करने के लिए 6 प्रमुख कारक होते हैं, जिसमें आपका अक्षांश है, ऊंचाई है, वायु दाब है, महासागरीय धाराएं हैं। देशांतर का जलवायु से कोई संबंध नहीं होता, इसका इस्तेमाल समय आदि का पता करने के लिए होता है। ठीक है, तो अक्षांश का प्रमुख कारक है। अक्षांश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आप किस अक्षांश में पड़ते हैं। देशांतर का उतना प्रभाव नहीं पड़ता, तो देशांतर कारक नहीं है। 1, 3, 4, 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3, 4, 5। ठीक है, इसके अलावा 4 कारण तो आपने देख लिए कि अक्षांश है, ऊंचाई है, वायु दाब है और महासागरीय धाराएं हैं। इसके अलावा जो 5वां कारक है वो है समुद्र से दूरी, और जो 6ठा कारण है वो है उचावाच लक्षण, जो टाइड के लक्षण होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी क्या कहलाती थी? इसके बारे में भी हमने जब विजयनगर साम्राज्य को कवर किया था उसमें बात करी थी। विजयनगर के शासन प्रशासन को देखा था, वहां की व्यवस्था को देखा था। उसमें हमने एक भूमि के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था भंडारवाद भूमि या भंडारवाद ग्राम। विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जिसके ऊपर राज्य का डायरेक्ट नियंत्रण होता था, प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, उसे भंडारवाद भूमि या भंडारवाद ग्राम कहते थे। इस भूमि पर जो लोग रहते थे वो राज्य को टैक्स देते थे। इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हमने उम्बाली ग्राम या उम्बाली पद्धति के बारे में भी पढ़ा था। विजयनगर साम्राज्य में इंपॉर्टेंट वाली पद्धति है। इसमें क्या होता था, ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को
कहा जाता था उम्बाली, और इस प्रथा को देने वाली जो प्रथा थी उसे उम्बाली पद्धति कहते थे। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कि आपने कोई विशेष सेवाएं की है राज्य की, राजा की, तो आपको उसके बदले में एक लगान मुक्त भूमि दे दी जाएगी, उसी को कहा जाएगा उम्बाली, ठीक है। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या होते हैं? यह क्वेश्चन हाल ही में आपसे एमपीपीसीएस में पूछा गया था मध्य प्रदेश के अंदर। ई गवर्नेंस के 4 इंपॉर्टेंट जो स्तंभ होते हैं उसमें आपके लोग यानी पीपल होते हैं, प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी होती है, और संसाधन यानी रिसोर्सेस होते हैं। तो पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस, ये आपके ई गवर्नेंस के 4 इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा मानी जाती है मशीन लर्निंग। यह क्वेश्चन भी आपसे एमपीपीसीएस में आया था। एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या होगा? कंप्यूटर को लेकर के या आपके डिजिटल मीडिया को लेकर के फुल फॉर्म वगैरह आपसे पूछी जाती रहती हैं। एमपीईजी की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित होता था? जो हमारा सेकंड चैनल है ट्रेंडिंग जीके, उस पर हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो कवर किया था मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। उसमें हमने जाना था कि मौर्य काल में जो प्रतिष्ठा होता था यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। अगर आपको ध्यान होगा, आपने वो वीडियो देखा होगा, तो आपको आसानी से पता है कि प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का जज होता था। आपको यह नहीं पूछा है कौन से न्यायालय का जज है, आपको पूछा है किस विभाग से संबंधित है। अब आपको पता है कि यह जज है तो आप आसानी से बता देंगे यह न्याय विभाग से संबंधित है। और यह क्वेश्चन भी आपसे एमपीपीसीएस में आया था, ठीक है। मौर्य काल में यह तो जो प्रतिष्ठा है फौजदारी न्यायालय का जज होता था। जो दीवानी न्यायालय होते थे उसका जज कौन होता था? उसके जज को व्यवहारिक कहते थे। इसको भी हमने देखा था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? कई बार हमने इस प्रश्न को कवर किया है, यह आपके 1974 में आया था। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? तो किस वेद में सभा और समिति को अलग अलग संस्था के रूप में बताया गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, इनको एक ही पुत्री नहीं बताया है, 2 पुत्रियां बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। अब जब 2 हैं यानी अलग अलग हैं, तो किसमें बताया गया है? अथर्ववेद में। आपने अभी तक यही पढ़ा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, तब आप कहते हैं अथर्ववेद। क्वेश्चन बन गया एमपीपीसीएस में कि किस वेद में इनको अलग अलग संस्था के रूप में बताया गया है, तो भी आंसर होगा अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार कवर किया है कि लोकसभा में अगर कोई सांसद, जो नॉर्मल सांसद है, मंत्री नहीं है, मंत्री के अलावा जितने सांसद हैं वो सारे जो भी विधेयक लाएंगे उन्हें निजी विधेयक कहा जाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। तो मंत्री के अलावा जो सारे विधेयक आएंगे उनको कहा जाता है निजी विधेयक। निजी विधेयक अगर आप ला रहे हैं तो आपको इसकी सूचना सदन को या अध्यक्ष को 1 महीना पहले देना होगा। और अगर आप मंत्री हैं और आपके द्वारा कोई विधेयक लाया जा रहा है तो उसे सार्वजनिक विधेयक या उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है, और उसकी सूचना आपको केवल 7 दिन पहले देनी होती है। तो मंत्री के द्वारा लाए जाने वाले विधेयक को सार्वजनिक या सरकारी विधेयक कहते हैं, और मंत्री के अलावा लाए जाने वाले विधेयकों को निजी विधेयक कहते हैं। निजी विधेयक के लिए आपको 1 महीना पहले बताना होगा और सरकारी विधेयक के लिए आपको 7 दिन पहले बताना होगा। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के काल में हुआ था? यह क्वेश्चन भी कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है कि जो रथ मंदिर हैं हमारे वो कहां स्थित हैं, तब आप आंसर करते हैं वो आपके महाबलीपुरम में स्थित हैं, ठीक है। इन रथ मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तब आप कहते हैं पल्लव राजाओं ने करवाया था। अब क्वेश्चन यह है कि पल्लव राजाओं में से किसने करवाया था? सही आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, इसके द्वारा महाबलीपुरम में एकाशम रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ये जो रथ मंदिर हैं एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए हैं, बड़े बड़े जो विशाल पत्थर थे वहां पर उनको काटकर इनका निर्माण किया गया है। पल्लव वंश की हमने बात करी है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश के संस्थापक का नाम आप जानते हैं, सिंह विष्णु इस वंश का संस्थापक था। इनकी राजधानी कांचीपुरम में थी, यह भी आपसे पेपर में पूछा गया है, ठीक है।
कांचीपुरम के अंदर, जिसे कांची भी लिखा जाता है, यहां पर एक प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। रथ मंदिर कौन बना रहा है? नरसिंह वर्मन प्रथम। लेकिन कांची के अंदर जो कैलाशनाथ मंदिर है, कांची में जो कैलाश मंदिर है, उसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, उसने बनाया था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि माना जाता है जो इसने कांची में, तमिलनाडु में जो कैलाश मंदिर बनवाया, उसी से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया। इनको सिंपल भाषा में अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर करने का प्रयास हमने इस क्लास में किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही रहे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।